कहते हैं ना कि अगर लगन सच्ची हो, विजन बड़ा हो, प्लान प्रॉपर हो तो फिर अचीव वो कुछ कर सकते हैं आप बड़े बड़े नहीं कर पाते। जहाँ कहीं डिसिप्लिन में जोर नजर आया है उस पे बड़े बड़े सीनियर रैंक्स को भी सदाएं हुई है। प्रॉपर टीम गेम की तरह वाला खेलने वाला एलिमेंट था, हम वो लैक करते दिखाई दिए। जो क्लाइमेट सिमुलेशंस हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव टू रन। You're 1 year older than me. यार चले ऐसा कर ले यार, कौन से हम खातून है जो बुरा मान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, जी आया नू बखैर रागले भली करे आया वशअत के दुनिया बोले के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। अगर मैं आपसे पूछूं कि आजकल आप कौन सा गेम खेल रहे हैं तो फिर आप जवाब देंगे कि फ्री फायर समथिंग लाइक दैट। लेकिन आज से 15 साल पहले एक ऐसा गेम आया जिसने देखते ही देखते कमाल कर दिया। 2009 में फिनलैंड के याको इसालो को ये मालूम नहीं था कि उसका बनाया हुआ एक सादा सा गेम दुनिया को पागल कर देगा, हलचल मचा देगा। एंग्री बर्ड्स गेम को लॉन्च हुए आज 15 साल हो गए हैं और इसकी लॉन्च की कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। याको इसालो जो कि डेवलपर हैं, उनकी कंपनी थी रोवियो। उसके पास उतने ही पैसे थे कि बस एक ही गेम डेवलप कर पाती। लेकिन कहते हैं ना कि अगर लगन सच्ची हो, विजन बड़ा हो, प्लान प्रॉपर हो तो फिर अचीव वो कुछ कर सकते हैं आप बड़े बड़े नहीं कर पाते। ये गेम अपने इब्तिदा में आया और ऐसा छाया कि $2 मिलियन का उसने एक ही हफ्ते में बिजनेस कर डाला विद अ लॉट ऑफ डाउनलोड्स ऑन योर मोबाइल। और ये गेम इतना ज़बरदस्त था कि मारियो ब्रोस जो आपका फेवरेट गेम, उसके डेवलपर ने कहा कि अगर मैं कोई एक और गेम डेवलप करना चाहता तो मैं ये गेम डेवलप करता। और एंग्री बर्ड्स इतना मशहूर हुआ कि इस पर फिर बाज़ाब्ता मूवी भी बनाई गई। तो ये थी एंग्री बर्ड्स की कहानी। 15 साल हो चुके हैं एंग्री बर्ड्स को। हैप्पी बर्थडे एंग्री बर्ड्स। और इसी के साथ शायर से माजरत के साथ मेरे दिल का दर्द फेंक के मारो तुझे एंग्री बर्ड। चलते हैं बड़ी खबर की जानिब। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई, चार्जशीट कर दिया गया। फैज हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस रहे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और 9 मई से जुड़े वाकयात भी शामिल तफ्तीश। कप्तान रिजवान ने खुद ही मैच फंसाया, खुद ही बनाया, लेकिन टीम को जीत से हमकिनार ना करवाया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 में सनसनीखेज मुकाबले के बाद शाहीनों को हार का सामना सुफियान मुकीम से आखिरी ओवर कराना और फिर बाबर के साथ खुद ओपनर आना बहुत भारी पड़ गया। कप्तान को अपनी गलतियों से सीखना होगा। शाम की सूरत हाल मजीद संगीन। बशारुल असद के बाद इसराइली फौज असलहा बारूद के साथ शाम में दाखिल हो गई। पाकिस्तानी हुकूमत की शाम में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापसी की कोशिशें। वज़ीर आज़म ने लेबनानी हम मनसब से मदद की अपील कर दी। शाम की ताज़ा सूरत हाल से अपडेट करेंगे। और पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़, सुपर कंप्यूटिंग की दुनिया का नोबेल इनाम पाकिस्तानी प्रोफेसर के नाम। प्रोफेसर डॉक्टर जुबैर खालिद क्लाइमेट मॉडलिंग में गॉर्डन बेल प्राइज हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक प्रोजेक्ट में क्या कुछ था, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। ऑलराइट, तो चलिए अब प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई। ISPR के मुताबिक अगले मरहले में बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। फैज़ हमीद सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस रहे। फैज़ हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की, तशद्दुद और बदअमनी और 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश कर दिए गए। दूसरी जानिब इस अहम फैसले के बाद सियासी बयानात और अहम शख्सियात के तासुरात भी सामने आ रहे हैं। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं कि फैज़ हमीद को चार्जशीट किया गया है तो बानी PTI कैसे बच पाएंगे। PTI वाले समझते थे फैज़ हमीद हमें बचा लेगा, हवारी भी शिकंजे में आएंगे। MQ रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के असरात आगे नजर आएंगे। सेनेटर तलाल चौधरी के मुताबिक मुल्क को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी। इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज़कियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब। वक़ार साहब गुड मॉर्निंग, आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सर, सबसे पहला सवाल ही यही है मेरा कि ये जो तमाम तर वाक़यात हुए हैं इसको कैसे देखते हैं। एक बहुत अच्छी बात यह कि फ़ौज में ख़ुद एहतसाबी का अमल हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, फौज ने पहले भी आई थिंक जहाँ भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई या इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रही या ऑफिसर्स की, इस पे आई थिंक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है वो जारी रखा है। इसकी पास हिस्ट्री भी है। आई थिंक 1947 से ऑनवर्ड देख लें, जहाँ कहीं डिसिप्लिन में जोर नजर आया या खुदा न खास्ता अगर कोई साजिश का आंसर था तो उस पर बड़े बड़े सीनियर रैंक्स को भी सदाएं हुई हैं।
तो एक तो आई थिंक अगर 9 मई को भी आप देखें, उसके फौरन बाद जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम था वो मोशन में आया और उसमें काफी सीनियर लोगों को भी घर भेजा गया, फिर उनका ट्रायल भी हुआ। तो ये वाला आई थिंक इस लिहाज से सिग्निफिकेंट है कि जनरल फैज हमीद जो है ये ISI के सरबराह है, साफ ज़ाहिर इसमें जिम्मेदारी फिर आपकी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज आप पूरे मुल्क की जो सिक्योरिटी है उसको देख रहे होते हैं, आप एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, मिलिट्री को, और इसमें चाहे बैरूनी खतरात हो, अंदरूनी हो, और अगर आप हिस्सा बन जाए एक ऐसी मुहिम का जिसके अंदर खुदा न खास्ता आप स्टेट पे असॉल्ट करें या आर्मी की चेन ऑफ कमांड को अंडरमाइन करें, तो फिर आई थिंक उस पर डेफिनेटली फौज ने एक्शन लिया है। फौज को खुदा न खास्ता वीकन करना, आप देख लें अभी जो सीरिया में हो रहा है, इस वक्त आर्मी नहीं है वहाँ पे, कोई समझ नहीं आ रही। इराक के साथ क्या हुआ, लिबिया के, तो ये आप आई वुड से कि एक घिनौनी साजिश थी जिसका वो हिस्सा बने और फिर उसी लिहाज से उनका ट्रायल हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये एक लिहाज से अच्छा इकदाम है, बिकॉज आगे के लिए भी एक हायर बार सेट कर दी गई है कि कोई भी कानून से लेट्स से मुबर्रा नहीं है। अच्छा ब्रिगेड साहब, देखने वालों को बताइएगा प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ती है? जिसमें अगर आप थोड़ा इसको रिलेट करें आसान ज़बान में, जिस तरह पुलिस किसी को लेट्स से पकड़ती है, किसी मुलजिम को, और फिर आपने देखा कि उसका FIR होती है, उसके बाद इसका मतलब पहली इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनती है, जो शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं, फिर जो है उसका चालान पेश किया जाता है अदालत में, अगर प्रूफ हो फिर ट्रायल होता है। तो उसको प्री जनरल कोर्ट मार्शल जो है, इसमें बिल्कुल वही प्रोसेस है कि पहले एक उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई होगी जिसके अंदर सारे शवाहिद इकट्ठे किए गए, फिर एक पूरी समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड होके आप कन्फ्रंट करते हैं जो अक्यूज होता है जी कि ये आप पे लिस्ट है इल्जामात की, और उसमें फिर उससे मेनली पूछताछ वगैरह की जाती है फॉर लेट्स से प्रोसीडिंग फर्दर। और कोर्ट मार्शल की जो प्रोसेस है उसमें जिस तरह एक आम कोर्ट होती है उसी तरीके से, सिर्फ ये है कि इसमें फ़र्क है कि इसमें डिलेज नहीं होते, इसमें जो कोर्ट है वो डे टू डे बेसिस पे बैठती है और इसको एक टाइम बार तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाता है। हो सकता है जी कि आज वकील छुट्टी पे है तो आज जो है वो लेट्स से एक्यूज बीमार है, या जी फलाना विटनेस नहीं आया, तो उसमें एफर्ट होती है कि इसको जल्दी कल्मिनेट किया जाए। फिर उसके बाद इसका मरला आता है पनिशमेंट की अनाउंसमेंट का, और फिर एक अपील का प्रोसेस है। अगर और इसके अंदर जो है एक्यूज जो है उसको पूरे आई थिंक वही हकूक हैं जो आपको किसी भी कोर्ट में होते हैं, इसके अंदर आप रख सकते हैं अपना वकील और लेट्स से टीम ऑफ काउंसिल आप रख सकते हैं, आप डिफेंड कर सकते हैं, तो उनको पूरा मौका दिया जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में इस केस में काफ़ी इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, वरना फौज कभी भी आई थिंक अपने लेट्स से एक्स DG ISI को इस तरीके से चार्ज ना करती अनलेस के एक ऐसे सबूत है, और उन पे मल्टीपल चार्जेस हैं। अगर आप देखें इसमें सियासत में इन्वॉल्वमेंट है, फिर 9 मई के साथ कनेक्शन है, इसका मतलब है असॉल्ट ऑन द स्टेट है, फिर उनका एक नेटवर्क था जो ऑपरेट कर रहा था PTI की लीडरशिप के साथ मिलके, तो अल्टीमेट। कार साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा क्योंकि टेक्निकल ग्लिच की वजह से आपकी आवाज़ भी कटी। दूसरा एक सवाल ये भी है, फ़ौज जो है दो टोक कह चुकी है कि सियासी मदाखलत जो है ना हम करेंगे और ना मदाखलत हमारे इदारे के अंदर हम किसी तरीके से बर्दाश्त करेंगे ना। इन लीव ऑफ दिस बयान कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये पूरी कार्रवाई, और न सिर्फ इदारे ने पूरी कौम को एक पैगाम दिया है कि वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, बल्कि विद इन द इंस्टीट्यूशन भी ये चीज़ बड़ी क्लियर और वाज़ेह कर दी है कि जो हमारा प्राइम फोकस है दैट इज़ द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड नथिंग एल्स देन दैट। तो इस तरह की अगर माजी में कुछ होता रहा है और मुस्तकबिल में कोई ऐसा फिर सोचे भी ना करने के लिए। जी बिल्कुल, मैंने बताया ना इसमें कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी है। अगर आप हिस्ट्री में जाए पाकिस्तान की तो टाइम कॉन्स्पिरेसीज हुई हैं, लाइक पिंडी साजिश केस था, उसके बाद जनजा के खिलाफ एक जन तजम्मुल थे, उन्होंने एफर्ट की इस तरीके से, फिर एक एफर्ट की गई थी जनरल ज़हीरुल इस्लाम वगैरह थे, उनके साथ एक ग्रुप था जिनकी एफिलिएशन शायद अलकायदा वगैरह के साथ थी। तो इसका मतलब है कि अगर फौज अपना तथहीर का अमल ना करे तो फिर ये फ्री फॉर ऑल हो जाता है, और इस तरह कोई भी फोर्स नहीं चल सकती, इसमें चाहे अमेरिकन आर्मी हो चाहे इंडियन आर्मी है, एक डिसिप्लिन रखा जाता है। तो उस लिहाज से फौज ने आई थिंक 9 में ऑनवर्ड एक तो अपना इंटरनल वो शुरू किया, उसके बाद ये हाई प्रोफाइल केस इज अ बिग मैसेज, बड़ा पैगाम है, चाहे वो सर्विंग ऑफिसर्स हों, रिटायर्ड हों, कि अगर किसी का दिमाग में इस तरह का कोई फतूर है तो वो दूर होना चाहिए।
क्योंकि आर्मी जो है, तमाम आर्मी चेन ऑफ कमांड पे काम करती है, चाहे वो अमेरिकन आर्मी है और इवन इस्लाम में अगर आप देखें जो फौज की जब लश्कर भेजा था अमीर की इताअत फर्ज होती थी। हज़रत खालिद बिन वलीद का जिस तरह केस है कि उनको लेट से रिमूव करके तो सिपाही भी वो लड़ते रहे, उन्होंने फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं की थी बिकॉज उसमें अमीर का हुक्म था। इसीलिए जो डिसिप्लिन फोर्सेज हैं वो अपने काम जो है कुछ से अंजाम दे सकती है। वॉर टाइम में भी बड़ा जरूरी होता है, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा जरूरी है कि कम्युनिकेट के। दूसरा जो है 9th मई पे थोड़ा सा देखना चाहिए बिकॉज 9th में इतना बड़ा इंसिडेंस हुआ। फौज ने तो अपना तस्हीर का अमल भी किया, लोगों को अकाउंटेबल ठहराया, लेकिन समहाउ कोर्ट्स में जब ये चीजें गई तो लटकाया गया, उसमें लोगों ने भी सफर किया और मेरे ख्याल सिस्टम ने भी सफर किया। और फिर आपने देखा कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई की गई, दोबारा एक नैरेटिव बनाया गया। तो मेरे ख्याल में एक तो ये चीजें स्टॉप होनी चाहिए, और दूसरा अगर ये जनरल फैज हमीद के FGCM में लिंक्स निकलते हैं सिविलियंस के साथ तो आई एम श्योर वो भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ही ट्रायल उनका किया जाएगा। अभी देखना है कि फर्दर क्या क्या एविडेंस जो है सही मजीद बरामद हुए। सावधान है वो अकेले तो नहीं कर रहे थे, मस्ट ठीक है। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार, हमारे साथ आप मौजूद थे और जो इस वक्त बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है मुल्क में उसके हवाले से अपने तजज़िये से हम आगे कर रहे थे। थैंक यू मच। तो चलिए इससे पहले कि हम दीगर सेगमेंट्स की जानिब बढ़ें, एक ब्रेक ले रहे हैं हम, मुख्तसर ब्रेक है, उसके बाद हाजिर होंगे तो कथासिस करेंगे कि पाकिस्तान का क्रिकेट का फ़ैन होना कितना मुश्किल काम है। सदियों लग जाती हैं जीत देखने में, और ख़ास तौर पे ऐसी जीत जो कि हम जीत सकते थे लेकिन नहीं जीते, क्यों नहीं, जानेंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोल है में खुश आमदीद। और पाकिस्तान क्रिकेट वन मोमेंट डाउन वन मोमेंट अप कि हम इतने आदी हो चुके हैं कि जब हारते हैं तो अब लगता भी नहीं कि अच्छा हम हार गए, क्योंकि हम जो है ना वो एरर प्रोन के साथ साथ हम लॉस्ट प्रोन हो गए हैं, और एक मैच जो जीतना चाहिए था हम नहीं जीते। खैर कथासिस करेंगे, एक तो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान पहला T20, दूसरा चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी होने से पहले ही ब्रॉडकास्टर्स ने इवेंट का प्रोमो जो है ना वो जारी कर दिया है, और प्रोमो में भारत के मौजूदा और साबिक कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली जो है उनसे वीडियो का आगाज़ किया गया है। हालांकि हो रही है पाकिस्तान में, आगाज़ हो रहा है उनसे, और इसमें साउथ अफ्रीकन डी कॉक भी हैं, रज़ा हेंड्रिक्स भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस भी हैं, डेविड वार्नर भी हैं, इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर भी है। खैर हम आपको कितना ही बताएं, ये तो हम आपको बताएंगे ही आगे चल के। और लेकिन चलिए पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के जो पहला T20 हुआ और उसमें जो कारनामे हमने अंजाम दिए हैं, दैट इज़ वर्थ टॉकिंग अबाउट। क्रिकेट एक्सपर्ट नौमान चौधरी हमारे साथ मौजूद है। नौमान अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, आतिफ असलम ने गालिबन हम जैसों के लिए ही गाया था कि जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान आता है शुरू में और शुरू में 3 विकेटें ले लेता है और कितना हम एक्साइट हो जाते हैं कि यार वाह वाह साउथ अफ्रीका को हमने नेल कर दिया। फिर उसके बाद मिलर द किलर आगे बताते हैं कि बेटा मुझे मिलर द किलर क्यों कहते हैं, उसको भी हमने काबू कर लिया। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, एक बच्चा साउथ अफ्रीकन जो कि 1 हफ्ते पहले एग्जाम्स में बैठा हुआ था, वो आया है बॉलिंग करने और बैटिंग करने और डेब्यू कर, उसके हाथ पैर फूले हुए हैं, उसके 18 साल भी पता नहीं उम्र है या नहीं है, उसने आके टेल एंड पे हारिस रऊफ को चौके मारे और उसके बाद उसने फिर आगे भी काम जो है वो बिगाड़ दिया। व्हाट वेंट रॉन्ग? कल हमारे साथ क्या हुआ नौमान? जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए सबसे पहले तो एक चीज बड़ी कंसर्निंग है कि साउथ अफ्रीका की एक ऐसी टीम जिसमें उन्होंने अपने बड़े खिलाड़ियों को रेस्ट करवाया, लेकिन अगर आप देखें तो सिर्फ 3-4 उनके मेन प्लेयर खेल रहे हैं, बाकी उनके तमाम तर प्लेयर या तो बेंच पे हैं या वो स्क्वाड में ही नहीं है। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनकी मेन टीम नहीं है, हम फिर भी उनको नहीं हरा पाए। सेकेंडली जहां तक आपने वो 18 साल के बच्चे मपाका की बात की है, तो वो एक बड़ी ही जबरदस्त सेंसेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरह वो IPL में भी कोई 1-1.5 करोड़ में पिक हुए हैं, और वो कल भी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग में, जिस तरह उन्होंने आखिरी ओवर रिजवान के अगेंस्ट किया, फिर बैटिंग में रन किए। तो ओवरऑल मेरा ख्याल है हम जो एक प्रॉपर टीम गेम की तरह वाला खेलने वाला एलिमेंट था, हम वो लैक करते दिखाई दिए। मिलर ने जिस तरह की बैटिंग की, उन्होंने शो किया कि ब्रूट स्ट्रेंथ और पावर अगर आपके पास हो तो आप किस तरह सिंगल हैंडेडली जो है वो मैच को टर्न कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा ख्याल है हमारी थोड़ी सी लैक ऑफ प्लानिंग जो थी, उस वजह से शायद हमने बैटिंग में रन्स भी करवाए, नीचे से जॉर्ज लिंडा से भी रन्स करवाए, मपाका से भी रन्स करवाए, मिलर से भी करवाए,
और बैटिंग में हम कैपिटलाइज कर ही नहीं पाए। और मुझे अब वाक़तन समझ में नहीं आ रहा, खैर क्या ही कहें, कि आपने कहा ना ब्रूट पावर का कोई नेमुल बदल नहीं है। एक जिस लड़के के पास ब्रूट पावर है वो तो हमारे यहाँ डोमेस्टिक खेल रहा है, उसको हमने कहा है कि वो इंजर्ड है, लेकिन वो खुद कह रहा है कि मैं इंजर्ड हूँ तो मैं खेल कैसे रहा हूँ। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा ये कि आई एब्सोल्युटली लव द क्लास ऑफ बाबर आजम, लेकिन नोमान अब आपको नहीं लग रहा कि नाउ इट्स द टाइम फॉर बाबर? और मुझे कहते हुए भी बड़ी तकलीफ हो रही है, नाउ इट इज़ रियली द टाइम फॉर बाबर टू मेक वेज फॉर साइम अयूब। साइम अयूब को वो 4-5 गेंदे आप दे देते तो हो सकता था कि हमें 11 रन से ना हारते। देखिए, सबसे पहले तो ये मैं पहले भी कह रहा हूँ, जो कंसर्निंग पॉइंट है वो ये है कि हम 2020-21 के एरा से बाहर नहीं निकल पा रहे। आप देखें कि जब 2020-21 कोविड एरा या पोस्ट कोविड एरा में हम क्रिकेट खेलते थे तो 190-200 यूज्ड टू बी द गुड स्कोर, एक पार स्कोर, एक अच्छा स्कोर कंसीडर किया जाता था। हम उसी एरा में क्रिकेट खेल रहे हैं जहां दुनिया अब 280-290 की क्रिकेट खेल रही है। अगर कल के मैच में आपने जिस तरह कहा कि हमारी ओपनिंग पोजीशन चेंज हो जाती तब मैच का रिजल्ट डिफरेंट होता। मतलब मैं पाकिस्तान क्रिकेट का एक फैन भी हूँ, एक क्रिटिक भी हूँ, एक फॉलोअर भी हूँ। आप सिर्फ ये चीज ऑब्जर्व करें कि एज सून एज बाबर या रिजवान दोनों में से कोई एक कैप्टन होता है तब ये दोनों ओपनिंग करते हैं। समवन एल्स कम्स इन तब इन दोनों की ओपनिंग स्लॉट चली जाती है। तो यू सी द पैटर्न कि ये दोनों प्लेयर्स ही अपने आप को एज अ ओपनर खिलाना चाहते हैं एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। प्रॉब्लम इज कि हमारी टीम रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट अब नहीं खेल पा रही, हमारी टीम वो रिजल्ट नहीं जनरेट कर पा रही। अब कल देख लें, रिजवान स्कोर्ड अ हाफ सेंचुरी ऑफ 46 बॉल्स। वो 45 गेंदों में 44 रन पे बैटिंग कर रहे थे, छक्का लगा के उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई है। फिर रिजवान ने पावर प्ले में 18 गेंदें खेली जिसमें उनका 15 स्कोर था। मतलब इजंट इट समथिंग कि टीम का कप्तान जो है वो पावर प्ले के अंदर आधा पावर प्ले 3 ओवर खुद बैटिंग कर रहे हैं, चेजिंग 183, वो सिर्फ 15 रन कर रहा है। मैं आपसे यही नोमान यू जस्ट स्नैच द क्वेश्चन आउट ऑफ अ माउथ, लेकिन मैं फिर भी करूंगा, और वो ये कि रिजवान की कैप्टनसी, इट्स नॉट अबाउट रिजवान की कैप्टनसी बेसिकली, इट्स अबाउट द पॉलिसी। अभी तो T20 में हमने कप्तान किसी और को बनाया हुआ था, उसको बजाय टीम में रखने को उसको निकाल ही दिया उसको हटा ही दिया सलमान अली आगा। चलें, सलमान अली आगा को आपने हटा दिया, फिर रिजवान को आप लेके आए, और उसके बाद कल जो रिजवान इनिंग्स खेली, मतलब कि ये तो आपने बात की ना कि 2021 का मॉडल, ये 1990 का मॉडल है नौमान, जहाँ पे हम शुरू में यूज टू ब्लॉक 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 ब्लॉक, और जी आखिर में हम देख लेंगे, आखिर में जो है वो मोइन खान आके मार देगा, आखिर में वसीम अकरम आके बल्ले चला देगा। हम उस मॉडल से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? इशू क्या है? कोई पॉलिसी का इशू, या हमारे लिटरली सच बताइए, क्या वाकई हमारे बैट्समैन सिर्फ इंटेंट का इशू है या फिर कैपेबिलिटी का इशू है? सर देखिए, बड़ी जबरदस्त आपने बात की है। सबसे पहले द प्रॉब्लम इज इनसिक्योरिटी। ठीक है, आप अपनी जगह किसी और को देना चाहते ही नहीं है। आपने अपनी जगह दी उमैर बिन यूसुफ को जिम्बाब्वे में, उसने परफॉर्म करके दिया। आप साहिबजादा फरहान को जगह नहीं देना चाहते क्योंकि आपको पता है कि वो रन कर देगा, तो आपकी जगह खतरे में पड़ जाएगी। तो नंबर 1 द प्रॉब्लम इज इनसिक्योरिटी। सेकेंडली, आपने कहा कि क्या स्किल सेट का मसला है या सिर्फ इंटेंट का मसला है। सर देखें, मैं कल आई वाज फॉर्चुनेट कि मैं मैच देख रहा था पाकिस्तान के साबिक कप्तान सलमान भट्ट साहब के साथ, मतलब आई एम द पार्ट ऑफ कमेंट्री पैनल, तो हम लोग बैठ के मैच देखते हैं जो चैंपियंस T20 चल रहा है। तो उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि अगर आप मिलर को देखें, अगर आप साउथ अफ्रीका के जॉर्ज लिंडे को देखें या उनकी पूरी टीम को देखें, तो उनमें एक चीज कॉमन दिखाई देती है एंड दैट इज कि उनकी बिल्ड बहुत स्ट्रांग है। यानी आप जो भी प्लेयर उठा के देख लें, वो तगड़ा प्लेयर है, वो लगेगा कि अगर वो हिट लगाएगा तो वो जाएगी। एंड दिस इज समथिंग, ना सिर्फ उनकी बिल्ड स्ट्रांग है, उसकी वजह से उसकी बेस और फाउंडेशन भी स्ट्रांग होती है, और उसकी जो लोअर वाली साइड है वो स्ट्रांग होने की वजह से वो तगड़े हिटिंग लगा कर सकता है। सो दिस इज समथिंग व्हिच लैक इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हमारे यहाँ हिटर नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि जो हिटर है उसको अनफिट कह के पाकिस्तान में बिठा दिया, फिर एक हिटर है जिसपे कम से कम 15 T20 मैचेस में हमने इन्वेस्ट किया कि यार हाँ ये हमें मैच जितवाएगा, आजम खान। जब उसने कोई 1-4 दफा डिलीवर नहीं किया, फिर आपने उसे बाहर कर दिया। तो ये अनफॉर्चुनेट बड़ा मसला है। स्किल सेट भी है प्लस पावर हिटिंग की कमी हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू है। और आपने जो बात की ना कि यू नो योर लोअर बॉडी हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, योर आर्म्स हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, मुझे उससे वो वीडियो याद आ गई जिसमें डेविड वार्नर वाज चेकिंग बाबर आजम्स बाइसेप्स, उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होते हैं। सो नाउ द थिंग इज़ कि अब ये मतलब हम इसमें जितना भी बात करें ना वो कम है।
व्हाट्स योर, हाँ बल्कि एक बात और रह गई, बॉलिंग की तो हमने बात की नहीं, चले लेट्स टॉक अबाउट द बॉलिंग एज वेल। शाहिन अफरीदी की 100 विकेट हो गई, बहुत बहुत मुबारक हो। कल बॉलिंग में आपको कैप्टनसी में कहाँ लैकलस्टरनेस नज़र आई? सुफियान मुकीम जो कि बड़ा ज़बरदस्त करके आए, कल उनको यहाँ पे सही उनका इम्तहान हुआ, कुटाई लग गई, बट माई क्वेश्चन इज़ कि यार सुफियान मुकीम इज़ नॉट सकलैन मुश्ताक एंड मोहम्मद रिजवान इज़ नॉट वसीम अकरम। आप मेरा सवाल समझ गए होंगे कि स्पिन को यूटिलाइज़ करना इन द डेथ ओवर्स एक अलग आर्ट है। व्हाट वाज रिजवान इवन थिंकिंग कि एक ऐसे बॉलर को जो बेचारा नया आया है उसको आपने एक ऐसे प्लेयर के खिलाफ जो सेट है उसके खिलाफ आपने दे दिया उसको, फिर उसने जो धुनाई की है वो आखिरी ओवर ही डिसाइडर हुआ फिर आखिर में। एब्सोल्युटली, देखिए बॉलर्स को बेहतर अंदाज से इस्तेमाल नहीं करवाया गया। हमने देखा कल जिस तरह आपने एक एग्जांपल दी सुफियान मुकीम की, फिर जब मिलर खेल रहा था, वी ऑल नो कि मिलर चाहे पेसर हो चाहे स्पिनर हो, उनके अगेंस्ट हिटिंग जो है वो बेहतर करता है। बट अगर आप एक चीज नोटिस करें कि जब अबरार गेंद कर रहे थे तो टुवर्ड्स द लेग साइड मिलर की वो साइड छोटी थी, आप फिर भी अबरार को बॉल कर रहे हैं कि वो चूंकि लेग स्पिनर है विद दी एंगल बॉल अंदर आएगा। तो कहीं ना कहीं कैप्टनसी में फ्लॉड थे। जिस तरह आपने कहा कि स्पिनर को इस्तेमाल कैसे करना है, वो चीज मेरा ख्याल है अभी कप्तान के समझ में नहीं है। सेकेंडली द मोस्ट कंसर्निंग पार्ट ये है कि जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं आपके बॉलर, यानी फॉर एग्जांपल अगर सुफियान मुकीम को फ्लाइट पे रन पड़ रहा है तो अगली बॉल वो मुंह में कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं। सो ये ऐसी चीजें जो कप्तान बेहतर करवा सकता है ऑब्वियसली। अब मैं और आप जहां बैठ के कह सकते हैं, बट कीपर सिटिंग राइट बिहाइंड द स्टंप्स, ये चीज उसकी जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं जो 6 से 8 छक्के हमने कंसीड किए, कुछ 6 छक्के मिलर ने लगाए, 4 छक्के जॉर्ज लिंडा ने लगाए, वो चीजें हम रोक सकते थे या उन 10 को कम से कम 5-6 पर ला सकते थे अगर कैप्टनसी ब्रिलियंस आती, अगर कप्तान अपने बॉलर को थोड़ा सा बेहतर फीड करता। बट स्टिल सुफियान मुकीम को तो मैं ये मार्जिन दूंगा, अर्ली डेज इन हिज करियर वो यहाँ से सीखेंगे। अब उन्हें वनडे में भी पाकिस्तान ने रखा है तो ये सीखेंगे, सीखने के बाद ही जाके आगे थोड़ा इम्प्रूव। लेकिन हारिस रऊफ ने शायद नहीं सीखा। चलें आप जॉर्ज लिंडर का आउट नहीं करें, आप मत करें उनको, बट अगेन द गाय हु वाज द डेब्यूटेंट, फुल टॉस पे आप मिड ऑफ मिड ऑन पे चौका खा रहे हैं, फिर आपने दोबारा, अब मेरे ख्याल से फिर अगली अब्बास आफरीदी ने की थी जिसको कितने इजीली काव कर दिया उसी प्लेयर ने और वो चौका मार दिया उसने पीछे थर्ड मैन पे। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये तो ब्रेड एंड बटर होता था हमारे बॉलर्स का कि टेल एंड को आपने रुकने नहीं देना, टेल एंड से आपने इतनी लंबी पार्टनरशिप करवा ली। व्हाट वाज गोइंग रॉन्ग विद पाकिस्तानी पेसर्स एट द एंड ऑफ द इनिंग्स? देखिए प्रोबेबली हमने थोड़ा लाइट ले लिया कि जब मिलर आउट हुए एट दैट टाइम द स्कोर वाज प्रोबेबली 120 130 इश के दरमियान स्कोर था और वहां से हमने लाइट ले लिया कि इनके पास अब नीचे कोई बैटर नहीं है और हमने इनको जो है ना वो बस हम निकाल लेंगे। लेकिन आपको नहीं आइडिया था, वो ऑब्वियसली जॉर्ज लिंडा ये वही लिंडा है जो आज से 3 साल पहले पाकिस्तान का टूर कर चुके हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट मैच खेल चुके हैं, बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है। उनकी बिल्ड से, उनकी जो रेस्ट है उससे लग रहा है कि उन्होंने अच्छी खासी क्रिकेट खेली है और उस तरह आपने तो उनसे छक्के खाए, सिर्फ रन नहीं कंसीड किए। फिर जिस तरह आप मपाका की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं द बेस्ट पार्ट इज के प्रोबब्ली द वर्स्ट पार्ट फॉर पाकिस्तान इज की गेम अवेयरनेस लैक करती है, चाहे बैटर हो चाहे बॉलर हो। गेम अवेयरनेस से मैं आपकी, अगर सवाल आपका बॉलर पे है, लेकिन फिर भी गेम अवेयरनेस रिजवान ने भी शो नहीं की व्हेन ही वाज बैटिंग। अगर वो थोड़ा स्ट्राइक रोटेट कर लेते, बॉल ब्लॉक करने से बेहतर है जस्ट गेट टू द अदर एंड, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दूसरे बैटर को भी आता। लेकिन ये प्रोबब्ली बहुत बड़ी चीज है, गेम अवेयरनेस बॉलर से लेकर बैटर्स तक। चलें, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन फॉर द सेकंड T20 और क्या पॉजिटिव्स लेके पाकिस्तान की टीम को जाना चाहिए इन द सेकंड T20? देखिए पॉजिटिव, जहां तक चीज पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव रही है इस मैच में, दैट्स प्रोबब्ली शाहीन शाह अफरीदी स्पेस। हाई 140 में वो बॉल कर रहे हैं, 143 144, दिस इज समथिंग व्हिच पाकिस्तान वुड डेफिनेटली टेक के यार हमारा एक्सप्रेस प्रीमियर फास्ट बॉलर है, इज कमिंग बैक टू द फॉर्म। तो एक ये चीज पाकिस्तान क्या ही कर सकता है। सेकेंडली पाकिस्तान को अपना ओपनिंग पेयर फाइनली चेंज करना है, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका के जिन तीनों वेन्यूज पर पाकिस्तान ने T20 खेले, तीनों हाई स्कोरिंग वेन्यूज है। अभी इंडिया टूर करके गई है, 2 सेंचुरी संजू सैमसन ने की, 2 तिलक वर्मा ने की। तो आपको कहीं ना कहीं उनसे सीखना है इस चीज में कि किस तरह जो है वो अपना बैटिंग ऑर्डर रिवॉल्व करवाना है अराउंड सम प्लेयर्स। तो आप सबसे पहले तो साइम से ओपन करवाएं। शाहीन ऑब्वियसली वो अच्छे निक में नजर आ रहे हैं अब, और सेकेंडली आई डोंट थिंक सो देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस टू बी मेड। आप प्रोबब्ली इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, शायद आप बॉलिंग में जो है वो 2 स्पिनर की बजाय 1 स्पिनर जो है वो सेकंड T20 में खेला। ठीक है, शाहीन से तेज़ करवाएं, साइम से ओपन करवाएं और कौम से दुआ करवाएं
कि जीता हुआ मैच हम हार ना जाएं। बहुत शुक्रिया नमान, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। तो चलिए, ये तो हमारी है, जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की और उनकी टीम, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की ये रिवायत रह चुकी है कि जीत जाए तो अल्लाह शुक्र, हार जाए तो अल्लाह सबर। लेकिन ऐसे मैचेस जो हमें जीतने चाहिए वो हम प्लेट में रख के देते थे अगली टीम को। दिस नीड्स टू बी वर्कड ऑन, अगर तो आपको एक आम फैन का इंटरेस्ट क्रिकेट में ग्लूड रखना है। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मजीद गुफ्तगू भी होगी आपसे और मजीद सेगमेंट्स भी लेके आएंगे आपके लिए। स्टे विद अस। नहीं आसान मंजिल तक रसाई, सफ़र पैरों के छाले मांगते हैं, लेकिन जब यही सफ़र पूरा हो जाए और उसका नतीजा आपके सामने एक इनाम की सूरत में हो तो आपके सारी मेहनत जो है वो उसका हासिल वसूल हो जाता है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस यानी लम्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर खालिद क्लाइमेट मॉडलिंग में गॉर्डन बेल प्राइज़ हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं और इसे सुपर कंप्यूटिंग की दुनिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। द बेस्ट थिंग इज़ कि पाकिस्तानी रिसर्चर समेत पूरी टीम को मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक प्रोजेक्ट तैयार करने पर यह अवार्ड जो है वो नवाजा किया है। तो ये प्रोजेक्ट क्या है एंड हाउ बिग दिस अचीवमेंट इज़ फॉर पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए डॉक्टर ज़ुबैर खालिद। हम उनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर द शो। आगाज़ करूँगा इस चीज़ से कि क्या ये प्रोजेक्ट है, किस तरीके से जो है इस पर आपने रिसर्च की। वालेकुम अस्सलाम फैसल, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड फॉर योर काइंड वर्ड्स। जी, जो ये प्रोजेक्ट था ये तकरीबन हमने 2 साल पहले स्टार्ट किया था। ये प्रोजेक्ट है क्लाइमेट मॉडलिंग के ऊपर। मैं थोड़ा इसका आपको पहले बैकग्राउंड देता हूँ कि हमने स्टार्ट क्यों किया और इसके हम क्या कुछ कर सकते हैं। एक्चुअली हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वनरेबल कंट्रीज़ की लिस्ट के अंदर आता है जो क्लाइमेट से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। और अगर हम देखें हम टाइम में पीछे जाएं तो हमने अभी इसका नज़ारा भी किया स्मॉग की शक्ल में। पिछले 3 से 4 हफ्ते हमने पंजाब में इंटेंस स्मॉग देखी और सिर्फ लाहौर में नहीं थी, दैट वाज ऑल ओवर पंजाब और पाकिस्तान पंजाब में भी थी, इंडियन पंजाब में भी थी। अगर हम उससे पीछे जाएं तो हमारे पास समर के अंदर बहुत इंटेंस हीट वेव आई थी जो कि पूरे रीजन के अंदर थी, वो भी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं थी। तो हम देखते हैं कि जो माहौलियाती तब्दीली है उसकी वजह से हमारी समाजी ज़िंदगी और हमारी माशी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी मुतासिर होती हैं। तो हमने कहा कि हम कैसे बेहतर स्ट्रेटजीज़ बना सकते हैं, बेहतर पॉलिसीज़ बना सकते हैं ताकि हम इन क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट्स के लिए हम इनको अडेप्ट भी कर सकें और इनको हम मिटिगेट भी कर सकें। तो इसके लिए हमें क्लाइमेट के अंदर डेटा चाहिए होता है जो कि हम क्लाइमेट सिमुलेशन के ज़रिए जनरेट करते हैं। और जो क्लाइमेट सिमुलेशंस हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव टू रन इन टर्म्स ऑफ कंप्यूट पावर। इसके लिए हमें सुपर कंप्यूटर्स चाहिए उनको रन करने के लिए, और इवन सुपर कंप्यूटर्स में भी हमें बहुत ज़्यादा घंटे और दिन चाहिए कि हम एक हाई रेजोल्यूशन डेटा जनरेट कर सकें। और अगर जब जो डेटा जनरेट हो जाता है तो उसके बाद इसको स्टोर करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे एक दिन का डेटा सिर्फ एक वेरिएबल का स्टोर करने के लिए हमें तकरीबन पेटाबाइट्स ऑफ स्टोरेज चाहिए जो कि बहुत एक कॉस्टली है और फिर टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो हमने कहा क्या हम ऐसा टूल बना सकते हैं जो कि ये क्लाइमेट डेटा ऑन डिमांड जनरेट करे। तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। हमने बेसिकली एआई के थ्रू और एग्जिस्टिंग क्लाइमेट सिमुलेशंस के थ्रू हमने एक क्लाइमेट एमुलेटर बनाया। क्लाइमेट एमुलेटर जो होता है वो एक स्मार्ट टूल है जो कि क्लाइमेट डेटा जनरेट करता है और जो कि स्टैटिस्टिकली कंसिस्टेंट होता है क्लाइमेट सिमुलेशन के लिए। तो इसका फ़ायदा ये है कि हम अपने क्लाइमेट एमुलेटर के थ्रू ऑन डिमांड डेटा जनरेट कर सकते हैं। अच्छा और जो क्लाइमेट एमुलेटर हमने बनाया है वो जो एग्जिस्टिंग एमुलेटर्स थे उनके मुकाबले में तकरीबन 3 लाख गुना ज़्यादा उसकी स्पेशल रेजोल्यूशन है। ओह वाओ। अच्छा, पहले थे एक सिमुलेटर और एमुलेटर में क्या फ़र्क होता है ये भी बताइएगा पहले, फिर मैं आपसे अगला सवाल करता हूँ। जी, आप ये आपके नाज़रीन बहुत आसान अल्फाज में बताऊँगा कि जो सिमुलेशन है या सिमुलेटर है वो कुछ मॉडल्स रन कर रहा होता है, कुछ इक्वेशंस मैथमेटिकल इक्वेशंस रन कर रहा होता है जिसकी आउटपुट जो है वो हमें क्लाइमेट सिमुलेशन की सूरत में मिलती है, राइट।
तो हम कुछ क्लाइमेट सिमुलेशन लेके हम क्लाइमेट एमुलेटर ट्रेन कर लेते हैं, और फिर जो क्लाइमेट एमुलेटर है वो एक तरह से ट्रेन जब हो जाता है तो वो क्लाइमेट एमुलेशन जनरेट कर पाता है जो कि स्टैटिस्टिकली क्लाइमेट सिमुलेशन की तरह ही हैं, और जिससे आप बेहतर फोरकास्ट और डिफरेंट सिनेरियोज कि अगर ओके। इतना फ्लड आएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर जितना बढ़ जाएगा तो किस इलाके में क्या होगा, स्मॉग जो है उसकी अगर हमने हाई रेजोल्यूशन डेटा हमें चाहिए तो वो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। ऑल राइट। और डेटा जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है डॉक्टर साहब? व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, वी टॉक अबाउट द फील्ड ऑफ हेल्थ इन मेडिसिन, तो अब पूरी दुनिया जो है वो डेटा ड्रिवन हो चुकी है। इवन आवर जर्नलिज्म इज ऑल्सो डेटा ड्रिवन जर्नलिज्म नाउ। क्लाइमेट, व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट, तो इसमें डेटा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके इस प्रोजेक्ट ने उसको कितना ज़्यादा हेल्पफुल कर दिया है? Thank you, Faisal, for this wonderful question. So data plays a very significant role. उसका एक बहुत अहम रोल है, ना सिर्फ क्लाइमेट का इम्पैक्ट एनालाइज करने के लिए, बल्कि उससे भी ज़्यादा अहम है कि आपने अगर उसके लिए कोई स्ट्रेटजीज बनानी है, कि पॉलिसीज़ बनानी है, कि जिससे हम जो माहौलियाती तब्दीली से लोग मुतासर हो रहे हैं उनका हम कैसे बचा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें पता लग जाए कि कौन से इलाके जो हैं वो बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, सवात के अंदर, नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर जो ग्लेशियर मेल्टिंग से या सैलाब से ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं, अगर हमारे पास ये फोरकास्ट पहले आ जाए या बेहतर या ज़्यादा एक्यूरेट आ जाए, इसका मतलब ये है कि हम उन लोगों को हिफाजती मकामात पर बहुत जल्दी मुंतकिल कर सकते हैं। Nice. So the data has a direct impact on the people. ज़बरदस्त ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वुड हैव लव टू टॉक यू मोर अबाउट दैट, लेकिन आपने इतना ज़बरदस्त एक काम किया है और इससे हम कितना पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी कितना लाइफ स्टॉक, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बचा सकते हैं। एब्सोल्युटली वंडरफुल। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद गुफ्तगू होगी आपके साथ, रहिए हमारे साथ। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है और मैं हूं आपके साथ सैयद फैसल करीम। अब ज़रा बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पे नज़र डाल लेते हैं और शाम की सूरत हाल पे हम बात करेंगे। बागियों के कब्ज़े के बाद अब इसराइल जो है वो भी शेर हो गया है। इसराइली टैंक शाम में दाखिल हुए। इसराइली टैंक शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर देखे गए, जबकि 2 दिन से मुसलसल इसराइली तैयारे शाम में बमबारी करके बशार अल-असद की फ़ौजी बाक़ियात और उसी अमलाक को तबाह कर रहे हैं। दूसरी जानिब शामी बागी भी जश्न मना रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गोलान हाइट्स पहुंचकर इसराइली झंडे लहरा के वीडियो रिकॉर्ड करवाई और कहा कि शाम में इनकलाब हमारी वजह से आया है, हमने हिज़्बुल्लाह और ईरान को तबाह करके शाम में रास्ता साफ़ कर दिया है। और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो शाम में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने की कोशिशें भी इस वक्त कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लबनानी हम मनसब से राब्ते में शाम से शहरियों के इनखला की दरख्वास्त कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है कि जितने भी पाकिस्तानी फंसे हुए हैं उनको बाहिफाजत वापस लाया जाएगा। तो इस तमाम पर सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। सीरिया इदलिब में मौजूद हैं पाकिस्तानी सहाफ़ी उसामा बिन जावेद से। उसामा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आगाज़ में ये कि बहुत अपना ख्याल रखिएगा अपना और अपनी टीम का, बिकॉज द सिचुएशन ओवर देयर इज़ नॉट वेरी गुड। तो उसामा, अल-असद ख़ानदान के तवील इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद इस वक्त मुल्क के शाम की क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया फैसल। शाम में इस वक्त उम्मीद की सी एक फ़ज़ा है। असद ख़ानदान की 6 दहाइयों पर मुहित एक तवील डिक्टेटरशिप के खात्मे के बाद बिलखुसूस वो लोग जो इस मुल्क में तब्दीली के ख्वाहां थे, वो ये समझते हैं कि अब वाकई ऐसी तब्दीली रूनुमा हो सकती है कि जिसमें उनकी उम्मीदों के मुताबिक इस मुल्क को चलाया जाए। गो के इस वक्त इस मुल्क को जिस क़ुव्वत ने हासिल कर लिया है उनका साबिक़ ताल्लुक़ अल-कायदा से भी रहा है, और वो लेकिन अब अपने आप को कहते हैं कि वो उन तमाम लोगों को पीछे छोड़ चुके हैं। वो पुख्तगी की उस नहज पे आ चुके हैं कि जिन्हें नज़र आता है कि मुल्क के शाम के जो इंटरेस्ट हैं, जो जितनी बेहतरी यहाँ आनी चाहिए, उसके लिए उन्हें यकीनन शाम के लिए ही काम करना पड़ेगा।
आज यहाँ पर एक नए वज़ीर आज़म का चुनाव भी किया जा चुका है। तो यकीनन हालात तो ऐसे हैं कि जिसमें उम्मीद नज़र आती है बहुत अरसे बाद, 14 साल की तवील जद्दोजहद के बाद, लेकिन यकीनन बहुत से सवालात भी हैं कि ये लोग शाम को कैसे चलाएँगे, और शाम की जो बहुत वसी डाइवर्स कम्युनिटी है, उसको अपने साथ लेकर कैसे चलेंगे। अच्छा उसामा, सिंस यू आर प्रेजेंट एट द ग्राउंड ज़ीरो, हमने यहाँ वीडियोज़ में देखा है कि किस तरीके से सालों से कैद लोग बाहर आए हैं उन डेथ सेल से, उन टॉर्चर सेल से। लोगों के बारे में, उनके जज्बात के बारे में थोड़ा बताइए। जी, यकीनन जो 6 दहाइयों पर मुहीत हुकूमत रही है असद ख़ानदान की, उसमें लोगों पर बेपनाह मज़ालिम किए गए। हज़ारों लोग कत्ल कर दिए गए, बल्कि लाखों लोग कत्ल कर दिए गए, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि वो इस मुल्क में सियासी तब्दीली के ख़्वाहां थे। और उसके बाद जो उस शोरिश को एक ऐसी शक्ल दे दी गई कि जिसमें वो बाकायदा जंग की शक्ल इख्तियार कर गई। उसके अलावा इस ख़ानदान ने अपनी मुखालफत करने वालों को न सिर्फ ज़ंदानों में और जेलों में रखा था, बल्कि उन जेलों में इस सूरत हाल में रखा था कि कई लोगों ने जेल से, जो सिदनाया जेल है, बहुत ही मारूफ जेल है यहाँ की, जहाँ पे हर किस्म के मज़ालिम किए जाते थे, फांसियों पे चढ़ाया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, बल्कि वहाँ पर एक लोहे का ऐसा प्रेस भी मौजूद है कि जिसमें लोगों को दबा के कुचल दिया जाता था। माय गॉड। वहाँ से जब लोग बाहर निकले हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे थे कि जिन्होंने कई कई साल से सूरज की रोशनी नहीं देखी थी, और उनमें से चंद लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आके ये सवाल किया कि क्या हाफिज अल असद अभी तक जिंदा है। अल्लाह। तो सोचिए कि उनका क्या हाल होगा। बहुत सारे लोग जो समझते थे कि उनके घर वाले मर गए हैं, उन्होंने जब तस्वीरें देखी तो अब किसी ने अपने बाप को, किसी ने चचा को, किसी के भाई को पहचाना। और न सिर्फ मर्द, बल्कि ये सिदनाया जेल एक ऐसी जेल थी कि जहाँ पे बच्चे भी बरामद हुए। तो यकीनन मज़ालिम की एक बड़ी तवील दास्तान है, जिसकी वजह से न सिर्फ लोगों में खुशी की लहर पाई जाती है, बल्कि गम गुस्सा भी है। और वो ये भी चाहते हैं कि उन लोगों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए जिन्होंने न सिर्फ इसकी पुष्टपनाही की, बल्कि इस तमाम घिनौने टॉर्चर में हिस्सा भी लिया। अच्छा उसामा, अब ख़ित्ते में इसके आप क्या असरात मुरतब होता देख रहे हैं? ख़ास तौर पे इसराइल गोलान से नीचे उतर आया है, बफर एरिया में मोर्चे बना रहा है। गुज़िश्ता 14 सालों में मुल्क शाम बिलवास्ता जंगों यानी प्रॉक्सी वॉर्स की एक मैदान और आमाजगाह बन चुका है। यहाँ पे न सिर्फ इसराइल और अमेरिका के असरात हैं, बल्कि रूस और ईरान भी मौजूद हैं। खलीजी ममालिक के बिलवास्ता और बिलावास्ता असरात मौजूद हैं, और इसके उर्दन और इराक़ के भी यहाँ पर आपको उंगलियों के निशान मिलते हैं। तो यकीनन मुल्क शाम जो है वो सिर्फ एक ऐसा मुल्क नहीं कि जिसमें होने वाली शोरिश यहाँ तक महदूद रह जाए, बल्कि इसके असरात पूरे इस खत्ते पर मुरतब होते रहे हैं। और अभी भी लोग इसको गौर से देख रहे हैं कि अब होगा क्या आखिर। ये जो फौजें हैं जिन्होंने हयत तहरीर शाम के नाम से जिन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है, और वो शाम का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं। अभी तक तो उनका ये कहना है कि शाम के मुस्तकबिल में तमाम शामी बाशिंदे शामिल हैं, चाहे वो सुन्नी हों, शिया हों, द्रूज़ हों, ईसाई हों, मसीही हों, उन तमाम लोगों को यकीनन यकसा हुकूक मैसर किए जाएंगे। लेकिन कहना और कर देने में काफ़ी फ़र्क है। 6 दहाइयों बाद जब इस मुल्क में तब्दीली आई है, तो यकीनन उस तब्दीली को मजबूत होते होते भी कुछ वक्त लगेगा। तो अगले चंद हफ्ते, चंद महीने ऐसे ही होंगे कि जिसमें गालिबन मामला डामाडोल रहेंगे, और उसके बाद हमें सही तस्वीर नज़र आ सकेगी कि ये मुल्क आया किस तरफ जा रहा है। सूरत हाल इस वक्त यहाँ ये है कि इसराइल ने 250 से ज़ायद कार्रवाइयाँ करके न सिर्फ इस मुल्क के सिविलियन और अस्करी तंजीबात को निशाना बनाया है, बल्कि तमाम वो जगह जहाँ पर शाम के लड़ाका तैयारे, शाम की नेवी के तंजीबात और ऐसे जहाज मौजूद थे, उन सबको निशाना बनाया है। और इसराइल का एक ठीक है। अच्छा उसामा, अब लेट्स टॉक अबाउट द पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा कि वो शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आपके पास क्या इत्तलात हैं? यहाँ पे कितने पाकिस्तानी स्ट्रैंडेड हैं?
जी, गो के सूरत हाल बहुत वाज़ेह नहीं है, लेकिन मेरी सीनियर सहाफ़ती ज़राए से बात हुई है और उनका बताना ये है कि 250 के करीब पाकिस्तानी हैं अच्छा। जो इस वक्त शाम में फंसे हुए हैं और उन्हें लबनान के रास्ते से निकालने की कोशिश की जा रही हैं और पाकिस्तानी हुकूमती एहलकार और सफारती एहलकार इस बात की तगदो में मसरूफ़ हैं कि किस तरीके से उन लोगों को बहिफ़ाज़त निकाल दिया जाए। इस वक्त सूरत हाल लबनान के हदूद में तो काफ़ी बेहतर हो चुकी है और दमिश्क से लबनान का रास्ता खुला हुआ है, तो ग़ालिबन यही वो रास्ता होगा जो पाकिस्तानी ले पाएँगे। लेकिन चूँकि सूरत हाल बहुत वाज़ेह नहीं है और हमने कई जगहों पे देखा है कि हालात कशीदा भी हैं, तो इसलिए जब तक वो लोग बहिफ़ाज़त निकाल लिए नहीं जाते उनके बारे में ये कहना कि वो किस रास्ते से और कितनी जल्दी बाहर आ सकेंगे, शायद मुमकिन नहीं होगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आसाम बिन जावेद, आप बराह रास्त हमारे साथ सीरिया से मौजूद थे जो इस वक्त वहाँ की सूरत हाल है। अब जाहिर सी बात है कि अल असद ख़ानदान के इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट ज़रूर हुआ है और जो हयात तहरीर शाम है HTS, उनका ये कहना है कि बाय द वे वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर का भी ग़ालिबन ऐलान हो चुका है और अब वहाँ पे जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, जो रीजनल फोर्सेस हैं वो उसको पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगी। इसमें रूस और ईरान की इन्वॉल्वमेंट और उससे पहले इसराइल का गोलान की हाइट से नीचे उतराना, मोर्चे बनाना और अब टैंक्स और अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करना, ये बहुत ज़्यादा जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी जो इस वक्त 250, जैसे कि साफ़ी उसामा बिन जावेद बता रहे थे कि 250 पाकिस्तानी जो कि वहाँ पे फंसे हुए हैं, जो कि वहाँ पे स्ट्रैंडेड हैं, उनको बाहिफ़ाज़त लाने के लिए एक अच्छी बात यह है कि जो लबनान की सूरत हाल है वो कदरे बेहतर हो चुकी है। तो सड़क का रास्ता है दमिश्क से लबनान के दारुल हुकूमत का 2 से ढाई घंटे का है, तो वहाँ से पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। कहा जाता है कि रेलवे गरीब की सवारी होती है। खैर अब जाके आप टिकट्स देख लें, इकॉनमी का भी के देख लें अगर, तो आपको लगेगा नहीं कि वाकई गरीब की सवारी है। इससे पेश नज़र, इससे कतई नज़र रेलवे की जो सिचुएशन है पाकिस्तान में वो हमारे ख़ित्ते में ही इतनी बेहतर नहीं है, तो बाहर से तो हम क्या ही कंपेयर कर लें। लेकिन अब सिंध हुकूमत की तरफ से एक नई चीज़ सामने आई है। कराची सक्खर बुलेट ट्रेन चलाने की बात हुई है और गुज़िश्ता दिनों शर्जील इनाम मेमन साहब जो हैं उन्होंने ये बात की कि कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से सक्खर बुलेट ट्रेन, स्पीड ट्रेन जो है उसका मंसूबा जो है वो ज़ेर गौर है और इस पे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी दिलचस्पी का इजहार किया है। तो ये पाइपलाइन में है, इस पे कौन कौन राज़ी हुआ है, कितना इंटरेस्ट शो हो रहा है, इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम शेख साहब। अरसलान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग टू यू, होप यू आर डूइंग गुड, होप यू आर डूइंग वेल। तो बताइए अरसलान साहब, इस प्लान के बारे में। इट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग। बुलेट ट्रेन पाकिस्तान में नहीं है और अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप यू विल बी द सिंध हुकूमत विल बी द पायनियर्स ऑफ डूइंग दैट। तो क्या प्रोजेक्ट है ये? जी अस्सलाम वालेकुम सर, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्पेशली हमारा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उस चीज़ पे यकीन रखता है कि हम पाकिस्तान के लोगों को, खसूसन सिंध के लोगों को, क्योंकि सिंध में हमारी गवर्नमेंट है, कि हम इन लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करें, उनको बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। एज़ फार एज दिस प्रोजेक्ट रिगार्डिंग बुलेट ट्रेन इज़ कंसर्न, तो ये अभी इनिशियल स्टेज पे इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया है और अभी रिसेंटली एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेमिनार हुई थी, जिसमें आपके तमाम डोनर एजेंसीज, आपके इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज, पार्टनर्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, सब ने इसमें शिरकत की थी, जिसको चेयर सीएम साहब ने किया था। तो वहाँ पे भी इस प्रोजेक्ट को डिस्कस भी किया गया और काफ़ी सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर अपना इंटरेस्ट भी शो किया। लेकिन जब हम बात करते हैं बुलेट ट्रेन्स की, तो इट्स सेम लाइक एक 5 स्टार होटल या 7 स्टार, तो हमें आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करने होते हैं। तो ये रिक्वायर्ड होता है कि एक सर्टेन, जिस तरह अगर हम दुनिया की बात करें
तो इंटरनेशनली जो बुलेट ट्रेन हैं वो 220 किलोमीटर्स पर आवर पर चलती हैं, और जो सक्खर हैदराबाद का डिस्टेंस है दैट्स अबाउट 460 किलोमीटर्स। तो अगर हम इसको इंशाल्लाह ताला, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इसको टाइमली इनिशिएट कर सकें। अभी यानी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, वी हैव जस्ट कंसीव्ड दिस प्रोजेक्ट, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में गवर्नमेंट ऑफ सिंध इंटेंड्स टू एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट। तो जो भी आवाम को 6 घंटे का सफ़र करना पड़ रहा है वो इंशाल्लाह 2.25 घंटे के अंदर तय हो सकेगा। और इसमें लोगों को, क्योंकि आप देखें कि सिंध एक बहुत बड़ा, कराची, हमारा हैदराबाद, सक्खर, एक बहुत बड़े इकोनॉमिक हब्स हैं। तो खासकर जो इसमें इन्वेस्टर्स होंगे, बिजनेस कम्युनिटी होगी, सी पैक है, मोटरवेज कंप्लीट हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट ने बकाया तो कर लिए हैं, लेकिन हमारा हैदराबाद सक्खर वाला रहता है। आज भी जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मैं तो खुद कराची से सक्खर बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग है, तो फेडरल गवर्नमेंट के रोड पे नहीं ट्रैवल कर सकते हैं आप, उसकी रोड की हालत ऐसी है। तो वी हैव टू गो टू अदर ऑल्टरनेट रूट जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बनाया। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमेशा कोशिश करती रही है, एंड यस दे आर पायनियर। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप देखें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक विजन होता है। आज हम देख रहे हैं कि एक कैनाल्स के ऊपर बहुत बड़ा इशू चल रहा है, पानी का, सिंध का, फेडरल गवर्नमेंट का। लेकिन आज से कई साल पहले इसी तरीके का सेम इशू चोलिस्तान के अंदर था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऑप्ट टू गो फॉर आउट ऑफ बॉक्स, और उन्होंने अपना थर के अंदर जो चोलिस्तान से सेम डायनामिक्स थे, थर कोल का प्रोजेक्ट लगाया, कोयले से बिजली बनाई, वहाँ के लोगों को इकोनॉमिक वेलबींग प्रोवाइड की। इसी तरीके से आज आप देख रहे हैं टीवीज़ के अंदर कि मुख्तलिफ वज़राए आला चाइना जा रहे हैं कैंसर के इलाज के लिए टेक्नोलॉजी। सिंध हैज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड दोस्त टेक्नोलॉजीज। आप देखें कि S4 की और अपना रोबोटिक कैंसर सर्जरीज जो है वो सिविल हॉस्पिटल। और अरसलान साहब, मैं इसलिए भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि फाइनली हमने बात की अबाउट द कैनाल मामला, जो कि इतना डिस्कस नहीं हो रहा है। सिंध के वासियों के अपने उस पर रिजर्वेशन भी है, इंशाल्लाह उस पर आपसे कभी और बात करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द बुलेट ट्रेन। अच्छा सर, सुनने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, यानी कि अभी हम वीकेंड में मैं प्लान करूँ हैदराबाद जाने का, बीच में एक आधा स्टॉप रुक जाऊँ तो मुझे 2.5 से 3 घंटे तो आराम से लगेंगे। सक्खर तो फिर आप छोड़ ही देना, लेकिन अगर ऐसा हो जाए जैसे आप खुद कह रहे हैं कि 2-2.5 घंटे में आप यहाँ से सक्खर पहुँच जाएँ, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है इस लायक, ये बताइए। असर नौ उसको बिल्डअप करना पड़ेगा, सेम ट्रैक्स पे होगा ये काम, या फिर उसके लिए डिफरेंट ट्रैक्स बिछाने होंगे? देखिए, सेम ट्रैक्स पे इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं बुलेट ट्रेन पे, तो उसके ऊपर बुलेट ट्रेन लिखना या वो बुलेट ट्रेन की शेप में होना ज़रूरी नहीं है। द स्पीड क्राइटेरिया हैज़ टू बी मेट, एंड टू मेट दैट स्पीड क्राइटेरिया द ट्रैक्स हैज़ टू बी टेक्निकली इन अकॉर्डेंस विद दैट स्पीड रिक्वायरमेंट। तो उसमें कंप्लीट ट्रैक डेफिनेटली नया होगा, बट लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म मंसूबा है। लेकिन हमारा इस बात पे बड़ा पुख्ता यकीन है कि व्हेन देयर इज विल देयर इज अ वे। जब आप मेहनत करते हैं, नीयत साफ करते हैं, रास्ते बन जाते हैं, तो कोई चीज़ दुनिया में मुमकिन नहीं है। इस वक्त दुनिया आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, तो हम बाकी कौमों से पीछे रह गए हैं। हमें बुलेट ट्रेन और अपनी ज़िंदगी की ट्रेन दोनों को फास्ट ट्रैक पे लेके आने की ज़रूरत है, दोनों को बुलेट की स्पीड पे लेके चलने की ज़रूरत है, विद डेडिकेशन, विद इंटेंशन कि हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स करना कोई बड़ी बात या मुश्किल बात नहीं। अच्छा अरसलान साहब, दो मेरे सवाल हैं। एक तो पहले ये बता दें मुझे मुख्तसरन के रेलवेज बिकॉज फेडरल सब्जेक्ट, तो फेडरल गवर्नमेंट से आप लोग राब्ते में हैं, उनके साथ ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं? देखें, फेडरल गवर्नमेंट के साथ इसी तरीके से हमने अपना एक, आपको नॉलेज में होगा कि सक्खर में इस वक्त कराची के अंदर आप देखते हैं कि और सिंध के अंदर की बसेस चल रही हैं, 290 बसेस हैं। इसी तरह रेड लाइन जो है वो हमारी वर्ल्ड बैंक के ताउन से, येलो लाइन एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से जो 2.5 साल में इंशाल्लाह कंप्लीट होंगी, जिसमें 7 लाख मुसाफिर डेली ट्रैवल करेंगे। इसी तरह एक मंसूबा था ग्रीन लाइन का, BRT, तो फेडरल गवर्नमेंट के ताउन से अपना कंप्लीट हुआ था, और अभी इंशाल्लाह विद इन मंथ्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध उसको टेक ओवर कर लेगी, क्योंकि वो प्रॉपर्ली ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह, इसी तरीके से जो हमारे अपना काउंसिल CCI बना हुआ है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, और फेडरल गवर्नमेंट, मैं नहीं समझता कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, एक वो प्रोजेक्ट जो आपकी आवाम की बेहतरी के लिए हो, उसमें कोई इस तरीके से ऑब्जेक्शन आएंगे, बल्कि आई थिंक दे विल बी they will surely be happy कि इसके अंदर इस तरीके के हो प्रोजेक्ट। सही। अरसलान साहब, मेरा एक और इस पे सवाल ये है कि मलेशिया और थाईलैंड की मोनो रेल से लेके दुबई की मेट्रो तक, और छोड़ें इनको लाहौर, मतलब जब मैं बीइंग अ कराचीआइट लाहौर जाता हूँ और जब वो ऑरेंज ट्रेन अपने सामने से चलता हुआ देखता हूँ, तो मैं सवाल करता हूँ एक सिंध वासी की हैसियत से, कराची, सिंध, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना का क्या कसूर है?
हमारे पास रेल जो एक सर्कुलर रेलवे थी कराची में, वो तो पता नहीं उसका क्या हुआ, खिचड़ी बन गई। सो डू यू थिंक कि ये इंटरसिटी चलाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंट्रा सिटी भी इस तरह का इंतज़ाम अब हो जाना चाहिए, ख़ासतौर पे कराची, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों के लिए? देखिए, जो आपकी सर्कुलर रेलवेज होती हैं वो इंटरसिटी ही होती हैं, और जो इंटरसिटी यानी कि डिफरेंट सिटीज, आई एम श्योर आई एम नॉट कंफ्यूजिंग इन इंटर एंड इंट्रा, तो उर्दू में बेसिकली यानी कि जो हाँ विद हाँ इन द सिटी है तो वो जी फिर जी आपकी सर्कुलर रेलवे ही चलेगी, लेकिन जो आपकी अदर सिटीज पे ट्रेवल करेगी वो फिर आपकी जो नॉर्मल रेलवेज हैं या जिस तरह के स्पीड बुलेट ट्रेन का इनिशिएटिव है तो वही लोगों को जी जी, मैं फैसिलिटेट विद इन द करेगी। सिटी की लेकिन मैं बात करना बता चाहता विद इन द सिटी में आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि ये $2 बिलियन का प्रोजेक्ट है कराची सर्कुलर रेलवे का। लेकिन क्योंकि कराची आपको पता है तकरीबन 4 से 5 करोड़ आबादी का शहर बन चुका है और मल्टीपल इसके अंदर एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं, फेडरल गवर्नमेंट हैं, कैंटोनमेंट्स हैं, लेकिन सबसे गवर्नमेंट ऑफ सिंध बहुत फास्ट ट्रैक पे बात कर रही है, इन चीज़ों को कंक्लूड करने जा रही है, और इंशाल्लाह ताला हम टारगेट कर रहे हैं कि विद इन नेक्स्ट 4 to 5 years, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं खुद एक छोटे शहर का मेयर हूँ, जैसे सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन अर्बन चैलेंजेस बहुत डिफिकल्ट होते हैं। जो आप प्लान करते हैं जब उनकी एग्जीक्यूशन पे जाते हैं तो अर्बन एरियाज में जो प्लान टाइम होता है उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि नीचे आपकी यूटिलिटी सर्विस होती हैं, ट्रैफिक टाइमिंग्स को मैनेज करना होता है, बच्चों के स्कूल होते हैं, एम्बुलेंसेज, हॉस्पिटल्स, तो इन सब चीज़ों को इंश्योर करते हुए तो आपको फास्ट ट्रैक जो एग्जीक्यूशन होती है किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। बट this project is on the top priority of government of Sindh, and inshallah we will soon complete it, and the people of Karachi and Sindh और entire Pakistan will get benefit वैसे from it. अरसलान साहब, सक्खर जो है ना इतना छोटा शहर नहीं है, अब यू बिन वर्किंग ओवर देयर, तो माशाल्लाह खूबसूरत भी बहुत है और बड़ा भी बहुत है, बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ भी मैं देख के आया हूँ। अच्छा, ये मुझे अब बताएं, अगेन क्योंकि हम यहाँ कराची में बैठे हैं तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं सवाल ज़रूर करूँगा। ये पीछे सफूरा से ले के यूनिवर्सिटी रोड और उसके आगे जेल चौरंगी तक वाला जो, और उससे भी आगे तक जो हमारी गालबन रेड लाइन है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, इसकी कंप्लीशन अभी बड़ा तेज़ चल रही है, तो इसकी कंप्लीशन कब तक मुतवक्के है? मज़ीद कौन से ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं जो शहर कराची के लिए आ रहे हैं? सर, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के अंदर ही कि जो एक हमारा ऑरेंज लाइन था वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया था, दैट्स फंक्शनल। ग्रीन लाइन इज फंक्शनल, इट विल बी हैंडेड ओवर टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध इन मंथ्स पीरियड। और जो इसका आपने जिक्र किया रेड लाइन, इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट है कि इसको हम 2 साल या 2.5 साल मैक्सिमम, हमारा टारगेट वैसे 2 साल का, लेकिन जैसे मैंने कहा अर्बन एरिया इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और उसमें 3 लाख से ज़ायद लोग जो हैं इससे मुफीद होंगे, यानी 3 लाख लोग डेली इसके ऊपर सफ़र करेंगे। इसी तरह हमारा जो येलो लाइन है, सॉरी रेड लाइन पे 4 लाख है, और येलो लाइन ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की फंडिंग से, इसमें 3 लाख लोग जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे, और आपके चैनल के तवस्सुल से जो लोगों को तकलीफ हो रही है इसकी एग्जीक्यूशन के साथ, उनको ये भी बताता चलें कि जो आपके नॉर्मली रोड्स बनते हैं, लेकिन जब आप इसी तरह के कॉरिडोर्स BRTs बना रहे होते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए उनके जो आपके पॉइंट्स होते हैं, मेजरमेंट्स होती हैं, क्यूरेशन पीरियड होते हैं, तो ये एक दुनिया भर के अंदर ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको एक टाइम फ्रेम देना पड़ता है ताकि इन चीज़ों में मजबूती आए और ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्ग टर्म चले, कल को कोई फ्यूचर एक्सीडेंट का खतरा ना हो। लेकिन इस पे काम इस वक्त आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ तो उसमें यही आता है कि लोगों को तकलीफ है इसके प्रोजेक्ट की वजह से। लेकिन इसी प्रोजेक्ट से आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इन्हीं न्यूज़पेपर में न्यूज़ होगी कि लोग इनमें सवारियां कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिस तरह पिंक बसेस को, इलेक्ट्रिक बसेस को और जो 290 हाइब्रिड बसेस चल रही हैं उनको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल लोग हैं तकलीफ में, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट एक बार हो जाएगा तो फिर ऑब्वियसली लोगों को आसानी भी होगी। बहुत शुक्रिया अरसलान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच कि आपने खुद कह दिया कि कराची के 5 करोड़ हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हम लेते हैं ब्रेक। समझने वाले समझ गए होंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है और अब बात कर लेंगे मौसम की। वैसे कराची वाले जो पूरा साल शाकी रहते हैं अब खुश हो जाएं, आ गई है सर्दी, लेकिन हम भी बहुत ही ढीठ हैं। सर्दी आ जाती फिर कहते हैं इतनी सर्दी आ गई, हालांकि अभी इतनी सर्दी कोई नहीं आई है। हाँ, लेकिन हमारी आदत है कि थोड़ी सी सर्दी में हम कंबलें निकाले, तो कंबल वाली सर्दी आ गई है रात में कराची में। और दोपहर में आप अगर गाड़ी में जा रहे हैं
तो फिर आपको या तो खिड़की आपकी उतारनी पड़ेगी, या फिर अगर आप ज़्यादा पैसे वाले तो थोड़ा बहुत एसी चला ही लेते हैं। मौसम सर्द और खुश रहेगा बाय द वे पूरे मुल्क में, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, नॉर्दर्न एरियाज, पख्तूनख्वा, कश्मीर, मुलाका, पहाड़ी इलाके, यहाँ पे चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। दिसंबर की छुट्टियां आ रही हैं, बहुत से लोग प्लान कर रहे हैं, बहुत से लोग प्लान कर चुके हैं। हम शहरों के दर्जा हरारत की बात करें तो चलिए आगाज़ करते हैं कराची से, जहां पे कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 रहने का इम्कान है। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री तक रहने का इम्कान है, डिग्री कूलर देन कराची। मीरपुर खास में कम से कम दर्जा हरारत 9, ज़्यादा से ज़्यादा 25 रहने का इम्कान है। नवाब शाह में कम से कम दर्जा हरारत 8, ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री तक रहने का इम्कान है। लाड़काना में कम से कम दर्जा हरारत 8, ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री रहेगा। और अब चलते हैं सीधा गवादर, द पोर्ट सिटी, वहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री रहने का इम्कान है। कोयटा जहाँ की सर्दी आती है तो फिर कराची में सर्दी आती है, वहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत -6 पे जा सकता है रात के औकात में, ज़्यादा से ज़्यादा 6 डिग्री तक रहने का इम्कान है। एब्सोल्यूट प्लेजेंट वेदर ओवर देयर। वेकेशंस अगर प्लान करें कराची वाले, नॉर्थ में जाके क्यों इतना पैसा खर्च करें, कोयटा चले जाएं। मुल्तान की बात करें, कम से कम दर्जा हरारत 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री तक रहने का इम्कान है। लाहौर की बात करें, कम से कम दर्जा हरारत यहाँ पे 7, ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री रहने का इम्कान है। फैसलाबाद की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19, कम से कम यहाँ पे 7 रहेगा। और इस्लामाबाद, दारुल हुकूमत, दारुल खिलाफा, कम से कम दर्जा हरारत 6, ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री रहने का इम्कान है। तो ये तो थी वेदर अपडेट्स। शो में अभी थोड़ा बहुत और कुछ बाकी है, एक ब्रेक ले रहे, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम टू द शो। और कभी कभी ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी बात हो जाती है जो आप अपनी जज्बात पे काबू पाने में थोड़ा सा कंट्रोल करने में थोड़ा, आई एम जस्ट टोल्ड बाय डॉक्टर अली, आई एम नॉट गोइंग ऑन द इंट्रो। आज हम ऐसे ही स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि ही इज़ फ्रॉम द सेम स्कूल जहाँ से मैं हूँ, तो इस बारे में तो भाई ज़बरदस्त, इस पर हम ज़रा सुकून से बात करेंगे। एक बहुत अलग मौजू है, बट टुडे नाम ले लेते हैं स्कूल का। we are both from Aga Khan, so yeah. I'm an year senior. Okay. तो today you're 1 year older than me. Yeah. चले ऐसा कर लें यार, कौन से हम खातून है जो बुरा मान जाएंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दांतों की सेहत और सफाई के हवाले से। हमें बचपन से लेके आखिर तक कहा जाता है भाई 2 बार ब्रश कर लें, नहीं करते। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि व्हेन यू अब जब ब्रश कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे दांत नहीं है, ये दीवार है, इसमें पेंट लगा हुआ है और हमारे हाथ में ब्रश नहीं, रेगमाल है, घिस दो इसको, घिस के रगड़ के इसको जब हम साफ़ करते हैं ना, और फिर लेट हमारे 30s में 40s में फिर जब होती है कि आई उई शुरू हो जाता है, तो बड़े परेशान कुन वाली बात शुरू हो जाती है। तो अगर आप रोज़ाना ब्रश करते हैं, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल के बावजूद दांतों के मसाइल का सामना करते हैं, तो आप हमारा फेसबुक पेज लाइव है इस वक्त, बोल ब्रेकिंग, उस पे जाके और डॉक्टर अली से सवाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर अली। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और वैसे बड़ा बेसिक सा सवाल लगता है कि दांतों की सफाई अच्छा है, ये तो हम रोज़ करते हैं। What are the common mistakes? I'm watching आप एक मॉडल भी लेकर आए हैं, so yes, please इसको आज हम इसको practice. Let me tell you something very एक शॉकिंग रिसर्च है जो मैंने पढ़ी है। वो रिसर्च ये कहती है कि अगर आपकी टेक्निक ऑफ ब्रशिंग ठीक नहीं है और 2 टाइम ब्रशिंग अगर आप नहीं करते हैं, जो कि ये दोनों चीज़ें हमें बचपन से सिखाई जा रही हैं, इवन के स्कूल में भी। I remember that. तो अगर ठीक नहीं है तो ब्रशिंग टेक्निक ख़राब होने की वजह से दिल के अमराज होने के चांसेस हैं। कैन यू इमेजिन दिस? यानी कि आपकी जो गंदगी है जब वो वहाँ से क्लियर नहीं होगी तो उस गंदगी के अंदर जो जरासीम की कॉलोनियाँ हैं वो एक सर्कल बना के, एक बॉल बना के आपकी शरियानों के थ्रू जाके शरियानों को ब्लॉक करने के चांसेस हैं। नहीं है। यस, तो ये एक ऐसी रिसर्च है जिसमें यानी कि टेक्निक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो कैमरा यही है? हाँ यही। ओके, अगर हम ऊपर के, जैसे कि ऊपर का जबड़ा है एक पेशेंट का, अगर हम ऊपर के दांतों की सफाई की बात करें तो हमने आधा ब्रश मसूड़े पे रखना है, आधा दांत पे रखना है। ओके, एंड देन दिस सर्कुलर मोशन, दिस सर्कुलर मोशन। ओके, आई विल, एंड देन किक आउट। यस, अगर हम उसको दोबारा रिपीट करें
ओके, सो आधा हमने मसूड़े पे रखना है, आधा दांत पे रखना है, फिर सर्कुलर मोशन देना है। ये सर्कुलर मोशन देने की वजह यह है कि हम मसाज कर रहे हैं इधर मसूड़े को, ओके, और अंदर की जो गंदगियां जो अंदर जाके छुप जाती हैं उनको हम निकाल रहे हैं, और फिर उसको ऐसे, ओके, और अगर नीचे का हो तो इसी तरीके से फिर आप वो आपने ये आधा मसूड़े पे आधा और ये ऊपर की तरफ, अच्छा, इसी तरीके से आपने सारे सरफेसेस कवर करने। सिंस ये आप आधा मसूड़े पे रख रहे हैं तो आपका जो नाउ ये जो ब्रश है उसकी चॉइस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है? हाँ यार, देखिए, कि अब डिपेंड करता है कि आप किस हैबिट में हैं। अगर आप स्मोकर हैं तो डेफिनेटली यू नीड टू गो फॉर द हार्ड ब्रश। बच्चों को आपने अपने ब्रश नहीं देने। मैंने देखा कि पेरेंट्स जाते हैं वो अपने ही क्वालिटी के ब्रश बच्चों के लिए सॉफ्ट है। देखिए, और जो लोग मॉडरेट या माइल्ड जिसको हम सॉफ्ट जिसको हम कहते हैं, अगर वो उनको सूट नहीं कर रहा, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उसके बाद बायोफिल्म की जो वहाँ पर वो जो लेयर है वो जल्दी जमा हो रही है या प्लाक जल्दी जमा हो रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ जा सकते हैं। अगर इनको सॉफ्ट सूट नहीं कर रहा है या उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इनफ एक इफेक्टिव ब्रशिंग नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऊपर जा सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली डेंटिस्ट की रिकमेंडेशन के बाद। अच्छा अली, ये बताइए कि जैसे कि मैंने अभी शुरू में कहा कि लोग ऐसा रगड़ते हैं जैसे पता नहीं सदियों का मैल जो है वो साफ़ कर रहे हो, तो आप अगेन डेमोन्स्ट्रेट करके बता सकते हैं कि कितना सॉफ्ट होना चाहिए आपका हाथ, क्योंकि हम मसूड़ों पे रखा है ना हमने, तो हम उसको ज़्यादा सबसे पहले तो ये कि मैंने देखा है कि आप इंस्टेड ऑफ हाफ आप दांत पे रखें, हाफ आप लोग ना मसूड़ों को रगड़ना शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेटली वो तो ब्लड सप्लाई वो है, आप समझ लेंगे वो पिंक कलर की होती है हेल्दी हो तो, और अगर इन्फ्लेम्ड हो जाए तो वो लाल हो जाती है। सो लाल मसूड़ा इज़ अ बैड साइन। अगर किसी के मुंह में लाल मसूड़ा है या फिर लाल आपके गाल ज़्यादा लाल हैं तो वो बुरी चीज़ है। तो इसलिए कि वो पिंक होने चाहिए। और आपने रगड़ना, देखिए मैंने देखा है कि वो लोग जिनकी सोच, फॉर एग्जांपल आपको जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये कहा जाता है कि जब आप डंबल उठाएं मसल तो एग्जैक्टली आप फील करें उसको, राइट। तो इसी तरीके से जब आप ब्रशिंग कर रहे हैं तो मेंटली आपने वहाँ प्रेजेंट रहना है। अब हम कहाँ प्रेजेंट रह रहे हैं कि यार मुझे बॉल पे जाना है, ठीक है, मुझे ये प्रेजेंटेशन देनी है, मुझे ये पेशेंट का ये केस खराब। अब अगर हमने वो सारा सबकॉन्शियसली सोचते हुए हमने ये रगड़ दिया, तो ये रगड़ दिया हमने। ओके अच्छा भाई, फेसबुक पे हमारा हसान अहमद का सवाल आया है, और हसान अहमद ये सवाल करते हैं कि मैं दिन में 3 मरतबा ब्रश करता हूँ, लेकिन ब्रश करने के बावजूद जो है वो पीलापन ख़त्म नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है कि मैंने पान वान खाया हुआ है। तो भाई स्मोकर तो नहीं है भाई, अगर आप रिप्लाई इसका हुसैन दोबारा कर सकें कि चले मैं दोनों सिनेरियो में समझा देता हूँ। देखिए, अगर स्मोकर नहीं है इसका मतलब डेंटिस्ट के पास जाने की शदीद ज़रूरत है। आप अपनी जैसे गाड़ी को हम वर्कशॉप लेके जाते हैं, ड्राइवर होता है घर में, हम खुद भी साफ़ करते हैं, लेकिन उसके बाद औजार ऐसे होते हैं कि वो उन जगहों पे जाके साफ़ करता है जो वर्कशॉप वाला है, जो हम नहीं कर पाते। इसी तरीके से डेंटिस्ट के पास कुछ ऐसे औजार हैं कि उन जगहों पे जाके इफेक्टिव तरीके से साफ़ करेगा जहां आपका ब्रश नहीं पहुंचता या आपका फ्लॉस नहीं पहुंचता। याद रखिएगा, हम ब्रशिंग में फ्लॉस को बड़ा एक इग्नोर कर देते हैं। अब यहाँ मैं फ्लॉस को कह रहा हूँ, यस 1000 रुपये के नोट को नहीं कह रहा, डंडी को नहीं कह रहा, प्लांट से निकाल के हमने वो कर ली, या फिर हमने कोई और टैबलेट जो वो हमने रैप होता है उसको नहीं। यहाँ फ्लॉस अलग चीज़ है। फ्लॉस की इम्पोर्टेंस कॉन्टैक्ट एरियाज में होती है, जहाँ पर हमारा ब्रश नहीं जाता, जहाँ 2 दांत मिल रहे हैं इस एरिया में, ओके, इन एरियाज को कॉन्टैक्ट एरियाज कहते हैं, जहाँ पर 2 दांत आपस में मिलते हैं। और वहाँ से आपने फ्लॉस करना है, मेक श्योर करना है कि फ्लॉस मसूड़े तक ना जाए, सिर्फ 2 तक। अगर मसूड़े पे गया तो वो बहुत तेज़ होता है, तो वो ब्लीडिंग हो सकती है। यस। और फ्लॉस की इंपॉर्टेंस, जब भी आप बड़े का गोश्त या बीफ मटन जब भी आप खाएं तो आपने डेफिनेटली उसको कॉन्टैक्ट, वरना फिर वो क्या होगा कि जो गोश्त है ना, ये हमारे मुंह के जरासीम को बहुत पसंद है, फ़ौरन उसके साथ मिलाप करके वो एसिड बनाएगा और उधर कैविटी होगी। अच्छा, शर्जील का भी सवाल ये है कि रात में चॉकलेट अगर खाई जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, और दांतों के लिए कितनी अच्छी चीज़ है ये? सर, चॉकलेट के अंदर डोपामीन होता है नेचुरली ना, वो रिलीज करता है। जैसे हम खाते हैं नॉर्मल चॉकलेट और डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट्स आपका डोपामीन इंक्रीज करते हैं और आपको रिलैक्स फील कराते हैं। लेकिन अगर चॉकलेट खाने के बाद आपने रिंस नहीं किया तो दूसरे दिन चॉकलेट का आप कमाल देखिएगा। हाँ,
तो फिर आपको जो है ना वो जो ठंडा गर्म वाली एक फीलिंग जो होती है ना, वो मीठा करंट जिसको कहते हैं कुछ लोग, मीठा करंट लगता है, तो वो उन एरियाज में फील होना शुरू हो जाता है। अच्छा अरे अब आजकल ना इससे पहले मैं एक और सवाल भी आया हुआ है, आई वुड लाइक टू पोस्ट क्वेश्चन ऑफ माइंड। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि निहार मुँह नहीं करना चाहिए क्योंकि जो आपका ब्रश नहीं करना चाहिए बिकॉज पेस्ट जो है उसमें केमिकल्स होते हैं, और अगर आप निहार मुंह करते हैं तो निहार मुंह केमिकल्स आपके अंदर जाते हैं। सो ये एक मिथ है आजकल बड़ी सोशल मीडिया पे इन है। सबसे पहले ये टूथपेस्ट का जो आपके सिलेक्शन होगा वो डेंटिस्ट की रिकमेंडेशन के बाद ही होगा, क्योंकि जैसे मेडिसिन दी जाती हैं इसी तरीके से टूथपेस्ट के अंदर भी कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि आपकी मुंह को सूट करेगा नहीं करेगा वो डेंटिस्ट डिसाइड करेगा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, सुबह नाश्ते से पहले ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, समझ में? नाश्ते के बाद, सॉरी नाश्ते के बाद नाश्ते के बाद इंपॉर्टेंट, रात को सोने से पहले। अब नाश्ते के बाद क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। ये होता ही है कि जो हम रात की ब्रशिंग है जो हम सोने से पहले करते हैं उसकी जो हम एक फौज मुंह में डालते हैं कि आप लड़ें पूरी रात जी, वो काम कर रही होती है। द मोमेंट हमने नाश्ता किया सुबह उठ के तो वो फौज कमज़ोर पड़ जाती है, तो फिर हमें दोबारा से ब्रशिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो निहार मुंह वाली बात है वो अगर वो मेडिकेटेड टूथपेस्ट है एंड इफ़ यू आर सॉलोइंग इट देन इट्स रॉन्ग, राइट। अब मैंने काफ़ी मेडिकेटेड, मतलब नाम तो नहीं लूँगा ब्रांड्स के, लेकिन हम डेंटिस्ट लिख के देते हैं ठंडा गर्म के लिए अलग होता है, मसूड़ों से खून आने के लिए अलग होता है, पीले दांतों के लिए अलग होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, क्या पेशेंट की क्या एक रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाह रहा है, क्या उसका प्रॉब्लम है, उस हिसाब से टूथपेस्ट दी जाती है। और उसमें कलर्स भी होते हैं, आपने कोड्स होते हैं। नीम हकीम खतरा जान के पास एक तो ना जाएं और ख़ुद जो है वो अपना इलाज ना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच अली, यू केम इन विद मॉडल और आपने बता दिया कि भाई सिचुएशन क्या होती है। तो ख़ातीन और हज़रात, जिस तरह बाकी अपने जिस्मानी अज़ा की बहुत केयर करते हैं, दांत भी आपके अपने ही हैं और इसके लिए भी डेंटिस्ट होते हैं, उनके पास चले जाएं रादर देन के आप इनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करें, बिकॉज इनके साथ एक्सपेरिमेंट ना सिर्फ आपके हार्ट को अफेक्ट करता है बल्कि आपके दीगर अज़ा को भी अफेक्ट कर सकता है। अब हमसे जो है वो वक्त की कमी है, तो हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।